वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैंगस्टन ह्यूज द्वारा लिखी गई एक रेशिज्म को दिखाती हुई पोइम I2 का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोइम को क्वेश्चन को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। लैंगस्टन ह्यूज वॉज एन अमेरिकन पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड कॉलमनिस्ट फ्रॉम जॉलपिन, मिसूरी। तो वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, पोइट भी थे, सोशल वर्कर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे और कॉलमनिस्ट भी थे। He moved to New York City as a young man where he made his career. One of the earliest innovators of the new literary art form called jazz poetry. जैज़ पोइट्री को इन्वेंट करने वाले पोइट में से एक पोइट लैंगस्टन ह्यूज भी थे। ह्यूज इज़ बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ हार्लेम। उनको हार्लेम रेनेसां का लीडर भी माना जाता है और उनको निग्रो स्ट्रगल के लिए ये भी कहा जाता है कि निग्रो स्ट्रगल में भी वो एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए और सोशल एक्टिविज़म के ज़रिए भी। ग्रोइंग अप इन अ सीरीज़ ऑफ मिड वेस्टर्न टाउन, ह्यूज बिकम अ प्रोलिफिक राइटर एट एन अर्ली एज। ही ग्रेजुएटेड, उनकी अर्ली एजुकेशन जो है क्लीवलैंड ओहियो से हुई। सून बिगेन स्टडीज़ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑल्दो ही ड्रॉप्ड आउट, ही गेन्ड नोटिस फ्रॉम न्यूयॉर्क पब्लिशर, फर्स्ट इन द क्राइसिस मैगजीन एंड देन फ्रॉम बुक पब्लिशर्स। सबसे पहले उनका जो पब्लिकेशन द क्राइसिस मैगजीन से हुई, फिर धीरे धीरे करके हार्लेम रेनेसां के दौरान ही इवेंचुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। इन एडिशन टू पोइट्री, ह्यूज रोट प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। He also published several non-fictional works from 1942 to 1960 as the civil rights movement was gaining traction. He wrote an in-depth weekly column in a leading black newspaper, the Chicago Defender. और उसके साथ साथ 1942 से लेकर 62 के बीच में जब सिविल राइट मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर थी, तो उन्होंने एक ब्लैक न्यूज़पेपर द शिकागो डिफेंडर से सिविल राइट्स मूवमेंट को प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश की। सो ये था हमारे पोइट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लैंगस्टन ह्यूज द्वारा लिखी गई पोइम I2 का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। So question is, colonial superiority is not confined only to America. Explain this poem is not just about Africans in America but extends to the colonized in other countries as well. कि colonial superiority होता है दूसरे के ऊपर कब्जा करना, कि ये केवल अमेरिका में ही नहीं प्रचलित थी, बल्कि ये पोइम अफ्रीकन्स इन अमेरिका के लिए नहीं बल्कि हर उस देश का कवर करती है जिस देश के ऊपर किसी दूसरे देश का राज है, कब्जा है, और जहाँ पे उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, जहाँ पे उनको पूरे हक नहीं दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये कंट्री ये पोइम हमारे जैसे देशों को भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ब्रिटिश राज ने जिसको ब्रिटिश राज ने कॉलोनाइज्ड किया था, जिसको ब्रिटिश राज ने गुलाम बना के रखा था। और उस समय हमारे साथ भी ऐसा ही हालात होते थे, हम लोगों को बराबर हक नहीं दिए जाते थे, हम लोगों को ये कह के बाहर निकाल दिया जाता था पब्लिक प्लेसेस से कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ट्रेन में रिजर्वेशंस नहीं थी। उसी प्रकार से अब भी हमारे देश में ऐसे ही भेदभाव हम लोग शिकार होते हैं, जहाँ पे कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पे ऐसा ही व्यवहार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि ये पोएम केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अफ्रीकन इन अमेरिकन के लिए नहीं बल्कि हर उन लोगों के लिए है
जिन लोगों को दूसरे लोग दबा के रखते हैं, जिनको बराबर हक नहीं दिए जाते, जिनको किसी न किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। द प्रेजेंट पोइम I Too has been written by Langston Hughes, one of the famous American poet. Most of his poems deal with the idea of removing discrimination on the basis of color in America. तो ये पोइम लैंगस्टन ह्यूज़ द्वारा लिखी गई पोइम है और उनकी ज़्यादातर पोइट्री, जैसे हम लोगों ने उनके इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट थे और ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो पोइट्री है, उसमें भी ज़्यादातर हम लोगों को इस पहलू को, इस एंगल को हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पे भेदभाव को प्रकट किया है। इन दिस पोइम थ्रू अ सिंपल इंसिडेंट द पोइट हैज़ ट्राइड टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक साधारण से इंसिडेंट से उसने एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट ये है कि पोइट एक या स्पीकर ऑफ द पोइम एक नीग्रो है, ब्लैक है, वो एक कंपनी में वर्क करता है और जब भी कोई दूसरी डेलीगेशन, दूसरी कंपनी की डेलीगेशन उनकी कंपनी में आती है, जब सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं, लंच करने लगते हैं या फिर सब लोग गेट टुगेदर करने लगते हैं, तो अक्सर उसको ये कह दिया जाता है कि वो उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, वो जाए और किचन में बैठ के खाना खाए। देखने में ये बात कोई बड़ी नहीं लगती, बट जिस आधार पे ये बात कही जा रही है, वो उस आधार को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें ये बात बड़ी भी लगेगी, ये बात चुभेगी भी। और वो आधार क्या है? वो आधार ये है कि उसको उसके रंग के कारण, उसके ब्लैक होने के कारण उसको उस किचन में जाके खाने के लिए कहा जा रहा है, यानी उसको बराबर नहीं समझा जा रहा, उसको इक्वल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसको इंसल्ट और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इन दिस पोइम the poet tells us about the condition of blacks not only in America but almost in every western country। और यहाँ पे केवल अमेरिका की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लैक्स के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो लगभग हर पश्चिमी देश में ब्लैक्स को ऐसे ही हालात फेस करने पड़ते हैं। और लगभग जहाँ पे भी हमें किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है, वहाँ पे भेदभाव जिनके साथ हो रहा है उनको ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इक्वल राइट एज़ कम्पेयर टू द वाइट पीपल। काले लोगों को वाइट लोगों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे। उस समय ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे, ना तो एजुकेशन में, ना ही स्टडी, ना ही जॉब्स के अंदर। उनके पास टैलेंट होता भी था तो भी उनको ब्लैक जान के उनको जॉब में नहीं रखा जाता था, ना ही उनके लिए हाई एजुकेशन की कोई पॉलिसी हुआ करती थी। They were thought as criminal and often sent to jail without any proof। उनको यहाँ तक कि ये माना जाता था कि समाज में जितनी भी बुराइयाँ हो रही हैं, जितने भी जुर्म हो रहे हैं, वो उनके लिए केवल और केवल निग्रो ब्लैक लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और इसीलिए अक्सर उनको कई बार बिना किसी सबूत के भी जेल में डाल दिया जाता था। चोरी हुई है, पास में किसी निग्रो का घर है या पास में कोई निग्रो है, तो उसको बिना किसी सबूत के ये मान के कि ये काम निग्रोस का ही है, उसको जेल में डाल दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, पार्क्स एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे एक टाइम पे हम लोगों को होटल्स, पार्क्स में जाने की अनुमति नहीं होती थी जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, या फिर जब हमारे यहाँ पे कास्टिज़म होता था तो लोअर कास्ट के लोगों को भी अपने घरों के अंदर हम लोग एंटर करने नहीं दिए थे। तो बिल्कुल ऐसे ही हालात अमेरिका में थे कि वहाँ पे भी ब्लैक लोगों को ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं अलाउड थी, होटल्स, पार्क्स या और ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे उनका आना बैन किया हुआ था। इन दिस पोइम टू द स्पीकर ऑफ द पोइम वाज टोल्ड टू गो एंड ईट इन द किचन व्हेन एनी अदर कंपनी अराइव देयर। और इस पोइम में भी ये बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट पेश किया गया है। जब पोइट एक कंपनी में काम करता है, जब भी कोई बाहर से कंपनी आती है तो पोइट को अक्सर ये कह दिया जाता है कि वो उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, वो जाके किचन में खाना खाए। और ये केवल उसके साथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका रंग काला है। तो बात सिंपल है, बट जिस आधार पे कही गई है वो आधार इस बात को बहुत बड़ा बना देता है और बहुत ही इंसल्टिंग भी बना देता है। अगर हम लोगों को इस प्रकार से कहा जाए किसी भी आधार के भेदभाव को फेस करते हुए, तो हम लोगों को कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी, हम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे भी ये जो
वाइट अमेरिकन्स उसको किचन में जाने के लिए कहते हैं। ये बहुत ही ह्यूमिलेशन वाला और इंसल्टिंग महसूस होता है हम लोगों को। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। वो कहता है कि जब भी कोई कंपनी आती है तो वो लोग मुझे किचन में खाने के लिए भेज देते हैं। वो मुझे अपने बराबर बिठा के खाने के काबिल नहीं समझते। वो मेरे रंग के आधार के कारण मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। So we can say that it is really very insulting. We are discriminated and insulted only because of the color of the skin. तो वाकई में अगर हम लोग देखें तो ये आधार बहुत ही ह्यूमिलेशन और बेइज्जती करने वाला है। जब आपके सिर्फ इसलिए कि आपका रंग काला है, आप किसी दूसरी जात के हो, आप दूसरे जेंडर के हो या दूसरे धर्म के हो, आपके साथ भेदभाव किया जाए, ये वाकई में बहुत बड़ी गलत बात है। सिमिलरली दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन कैन बी फाउंड इन अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसे ही हालात हमें दूसरे विभिन्न प्रकार के भेदभावों में भी देखने को मिल जाता है, जैसे कास्ट का हो गया, कलर का हो गया, रिलीजन का हो गया, लैंग्वेज का हो गया या जेंडर का हो गया। तो भेदभाव कोई भी हो, आधार कोई भी हो, हालात बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे इस पोइम में व्यक्त किए गए हैं। जो कॉलोनाइज़र है वो अक्सर कॉलोनाइज्ड का ह्यूमिलेट और इंसल्ट करता है, उसके साथ भेदभाव करता है। दे टू आर फेसिंग सिमिलर कंडीशन वेयर एनी ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ बीइंग डन। वो लोग भी जहाँ पर इनमें से कोई भी भेदभाव होता है वो भी इसी प्रकार के हालातों का सामना, इसी प्रकार की ह्यूमिलेशन और इंसल्ट का सामना करते हैं। बट द स्पीकर इन द पोइम डज नॉट लूज़ हार्ट। बट यहाँ पे जो स्पीकर प्रेजेंट किया गया है वो हम लोगों से अलग है। हम लोग होते तो हम लोग निराश हो जाते, बट वो दिल छोटा नहीं करता, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बल्कि वो इस चीज़ से हिम्मत भी नहीं हारता। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ही लास्ट दैट वन डे दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक एंड विल अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। बल्कि वो उम्मीदमंद है, बल्कि वो होपफुल है, आशामंद है एक बेहतर कल के लिए। वो कहता है एक दिन आएगा जब जो लोग उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं उनको अपनी गलती का एहसास होगा, उनमें जागरूकता आएगी, वो समझ जाएंगे कि किसी के साथ किसी आधार पे भी भेदभाव करना गलत बात है। और उस दिन जो लोग आज इसकी बेइज्जती कर रहे हैं उनको अपनी इस की गए बर्ताव के ऊपर शर्मिंदगी होगी और वो फिर उस दिन अपने आप स्पीकर को बराबर हक भी प्रोवाइड करेंगे। दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम एंड बी अशेम्ड। उस दिन उनको मेरे पोइट नरेटर कहता है उस दिन उनको उसकी बाहरी खूबसूरती नहीं, बाहरी रंग नहीं, बल्कि उनके करैक्टर की क्वालिटी महसूस होगी। और फिर उस दिन उनको शर्मिंदगी भी महसूस होगी कि उन्होंने उसके अंदर के गुणों को नहीं देखा बल्कि बाहर की खूबसूरती या बदसूरती को देखा। तो अक्सर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हम लोग भी जब किसी को दोस्त या अपना मानते हैं, हम लोग जात पात रंग या जेंडर देख के किसी को अपना नहीं मानते। हम लोग देखते हैं कि उस बंदे के अंदर क्वालिटीज़ कैसी हैं, कैसी उसकी खामियां हैं, हम उसी के हिसाब से किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं या तोड़ते हैं। तो आधार कोई धर्म, जात पात या रंग नहीं होना चाहिए। आधार किसी सामने वाले के करैक्टर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब हम लोग किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो या तोड़ रहे हो। और इसीलिए यहाँ पे वो भी पोइट भी यही कह रहा है कि जब उन लोगों को इस गलती का एहसास होगा तो वो अपनी इस गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होंगे। So in the end, to conclude, we can say that colonial superiority is not confined only to America. In fact, it can be felt and seen everywhere where any type of discrimination is being done. तो ये साफ तौर पे नज़र आता है कि ये जो दूसरे वर्ग को दबा के रखना है ये केवल अमेरिका में ही नहीं है बल्कि हर उस देश में, हर उस जगह पे हम लोगों को ये भेदभाव देखने को मिलेगा जहाँ पर किसी प्रकार का भी भेदभाव किया जा रहा है। एंड द पोइट वांट्स टू एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड वांट टू गिव द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और पोइट चाहता है ना केवल रंग के आधार का भेदभाव बल्कि समाज में हर वो भेदभाव जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, भेदभाव करवाता है, हर उस भेदभाव को पोइट मिटाना चाहता है। और पोइट इस पोइम के ज़रिए सामाजिक भाईचारे का भी मैसेज देना चाहता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पोइम के ज़रिए पोइट चाहता है कि दुनिया में, समाज में किसी प्रकार का भी भेदभाव ना हो, सबको बराबर हक दिए जाएं, कोई बड़ा छोटा ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।
और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, click on the bell icon to get the latest updates.